हमें अगर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया एग्रो क्या है, हम लोग क्या है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें कौन से गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हमारे पास में हैं, हम किस कायदे में आते हैं, क्या हम ये दुकानों में पहुंचा पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनपीओपी सर्टिफिकेशन होता है, जिसे बोला जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ये दोनों सर्टिफिकेशन हमारे पास में है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है अपेडा। अपेडा एक्रेडिटेड जो एजेंसी होती है, हमें इको सर्ट जर्मनी, इस कंपनी की तरफ से एनपीओपी और एनओपी दो सर्टिफिकेशन हमें मिले हैं। और ये खुशी की बात है कि ऐसे इकोसर्ट जर्मनी की तरफ से हमें जो सर्टिफिकेशन मिले हैं, इसके पहले हमारे पास में बायोसर्ट इंटरनेशनल के एनपीओपी सर्टिफिकेशन थे, बट हमने इस बार अपग्रेडेड बहुत अच्छी एजेंसी इकोसर्ट की तरफ से हमारे सर्टिफिकेशन दिए हैं। तो हमारे सभी प्रोडक्ट्स इकोसर्ट जर्मनी की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन मिला है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सर्टिफिकेशन है। हम लोग क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में एक कागज पेन है या फिर आप डायरी लेके बैठे हुए हैं, तो ये बातें आपको डेफिनेटली नोट डाउन कर लेनी चाहिए। इसके बाद में हमें जो फार्मर्स हम इनलिस्ट किए हैं, इसको हमारी न्यू मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए कि हम लोग क्या है, हमारी दवाइयाँ कैसे बनी है। हमारी दवाइयाँ वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से बनी है। ये वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, आयुर्वेदा फॉर ह्यूमंस, आयुर्वेदा फॉर एनिमल्स, आयुर्वेदा फॉर वृक्ष। मतलब वृक्षों के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जो आयुर्वेदा बनाया जाता है, मतलब अपने सभी प्रोडक्ट्स वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से बने हैं। इसका मतलब यही है कि अपनी प्रोडक्ट्स में हर्बल एक्सट्रैक्ट है, मतलब पौधों से निकला हुआ रस या पौधों से निकला हुआ तेल प्योर फॉर्म में हमने इस्तेमाल किए गए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से बने हैं। हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स में कोई भी विषैली पदार्थ नहीं है या फिर कोई केमिकल का अंश पाया नहीं जाता है। हम लोग फार्मर का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो खाद वो दे रहे हैं, जो जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं, या 1 एकड़ में जितना खर्चा वो कर रहे हैं, उसको हम आधा करने आए हैं। ये बात आपको किसानों को विश्वास दिलानी होगी कि हम आपका खर्चा आधा करने आए हैं, आपकी उपज दुगनी करने आए हैं। और वी आर विजनरी। हम लोग आज की डेट में पिछले 5 सालों से आपके साथ में जुड़े हैं। हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कंसेप्ट लेके ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं। आप सभी के साथ हम हर किसान तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत विजनरी हैं। ये आगे आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। उत्तराखंड सरकार ने डिक्लेयर किया है कि उनकी स्टेट में पूरी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड पूरी तरीके से बैन हो चुका है। आज की डेट में उत्तराखंड में अगर कोई केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड बेचता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये कायदे का उल्लंघन होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं। सिक्किम जैसा पहला स्टेट था ऑल वर्ल्ड का जो ऑर्गेनिक हो चुका था, आज नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड ऐसा नॉर्थ इंडिया का पहला स्टेट है जो आज 100% ऑर्गेनिक हो चुका है। हम लोग विजनरी है। हम लोग इन लोगों को इसी तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में हम इनको बता सकते हैं। हम लोग कौन सी कायदे में आते हैं? ना तो हम बाय डेफिनेशन पेस्टिसाइड है, मतलब जो चीजें जो केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल दवाइयां होती है, जो ये कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर फफूंद को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड। हम लोग बाय डेफिनेशन पेस्टिसाइड नहीं है, क्योंकि हम लोग केमिकल नहीं है, हम पॉइजन नहीं है, तो हम लोग पेस्टिसाइड एक्ट में नहीं आते हैं। इसका मतलब यही है कि हमें प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जो पेस्टिसाइड एक्ट के अंडर में आते हैं उसे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लगता है। हम लोग प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। हम लोग फर्टिलाइजर एक्ट में भी नहीं आते हैं, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ बोला जाता है। ये एफसीओ के अंडर में भी हम आते नहीं हैं। इसीलिए हमें ओ फॉर्म की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम बाय डेफिनेशन
फर्टिलाइजर भी नहीं है। तो हम किस कायदे के अंडर में आते हैं? ना तो हम सीड भी है, हम बीज के कायदे में भी नहीं आते हैं, मतलब सीड एक्ट भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ना तो हम पेस्टिसाइड है, इसीलिए पेस्टिसाइड एक्ट पे नहीं आते हैं, हमें प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम लोग फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर पे मतलब एफसीओ में नहीं आते हैं, इसका मतलब हमें वो फॉर्म की जरूरत नहीं होती है। हम सीड एक्ट में नहीं आते हैं, असल इसलिए हमें सीड लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम बीज की कंपनी नहीं है। हम लोग आते हैं बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में। क्या है बायोस्टिमुलेंट एक्ट? पिछले 2 सालों से बायोस्टिमुलेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है। जो प्रोडक्ट पेस्टिसाइड एक्ट में नहीं आते हैं, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में नहीं आते हैं, या फिर सीड एक्ट में नहीं आते हैं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट बायोस्टिमुलेंट एक्ट में आते हैं। चलिए, इसलिए हमें सीड लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम बीज की कंपनी नहीं है। हम लोग आते हैं बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में। क्या है बायोस्टिमुलेंट एक्ट? पिछले 2 सालों से बायोस्टिमुलेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है। जो प्रोडक्ट पेस्टिसाइड एक्ट में नहीं आते हैं, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में नहीं आते हैं, या फिर सीड एक्ट में नहीं आते हैं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट बायोस्टिमुलेंट एक्ट में आते हैं। हम लोग बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। अब ये बायोस्टिमुलेंट एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फोर्स किया है, और ये जो कायदा निकला है, इसका गैजेट नोटिफिकेशन निकला है, ये प्रोसेस आधी अधूरी आज की डेट में पाई जाती है। इसकी प्रोसीजर क्या होती है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं बायोस्टिमुलेंट एक्ट के। पहली स्टेप होती है G2 सर्टिफिकेशन। ये G2, जी फॉर गोवा। G2 सर्टिफिकेशन क्या होता है? G2 सर्टिफिकेशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मिलता है। वो हमारी स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सर्टिफाई करते हैं। जिस स्टेट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नासिक महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लाइसेंस मिला हुआ है, हमें G2 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। हमने पहला स्टेप इसका सक्सेसफुली पास किया हुआ है। दूसरा स्टेप होता है, आफ्टर गेटिंग G2 सर्टिफिकेशन, हम लोगों ने G3 सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो कि आज की गवर्नमेंट की स्टेज है। ये G2 सर्टिफिकेशन अप्लाई करने वाली लगभग G2 के लिए अप्लाई करने वाली लगभग 5 लाख कंपनियां ऑल ओवर इंडिया में पाई जाती है। ये कंपनियों को इसकी अप्लाई करने की जो डेडलाइन है, सितंबर 2023 तक एक्सटेंड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका मतलब हम उस फेज में है कि हमने G2 सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, G3 में हमने एंटर कर चुके हैं, हमने अप्लाइड किया हुआ है, बट सितंबर 2023 के बाद में हमारे लाइसेंस हमें मिलेंगे, मतलब हमें G3 सर्टिफिकेशन मिलेगा। आफ्टर गेटिंग G3 सर्टिफिकेशन, मतलब सितंबर 2023 के बाद हमें कभी भी G3 सर्टिफिकेशन मिल सकता है। और G3 सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में हमें हर स्टेट में G1 के लिए अप्लाई करना होगा, मतलब हर स्टेट में हमें ये G3 का लाइसेंस लेके, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर स्टेट में हमें एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। हर स्टेट गवर्नमेंट हमें सेल्स परमिशन देगी, और सेल्स परमिशन मिलने के बाद में हमें G1 सर्टिफिकेशन मिलेगा। G1 मतलब पहला स्टेप था G2, दूसरा स्टेप है G3, और तीसरा स्टेप है G1। बट जो लोगों ने G2 का सर्टिफिकेशन लिया है, जिन लोगों के पास में G3 सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो लोग जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ये प्रोसेस से लाइसेंस, फाइनल लाइसेंस नहीं दे देती है, तब तक हम अपना सेल कायदे से हर स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने में ये बिजनेस कर सकते हैं। वी आर एलिजिबल टू डू दिस बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। इसलिए आप निश्चिंत रहे, हम लाइसेंस लेने की एकदम प्रोसेस में है। हम फर्स्ट एप्लीकेशन किया हुआ है G3 सर्टिफिकेशन के लिए, हमारे पास में हमने लाइसेंस दिया है। सितंबर 2023 के बाद में कभी भी हमें G3 सर्टिफिकेशन मिल सकता है। ये जो डिले हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा है, इसीलिए उन्होंने हमें सेल करने के लिए परमिशन दिया हुआ है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि हम कौन हैं, हम किस कायदे में आते हैं।
जैसे हमने कहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं और कोई पॉइज़न पाया नहीं जाता है। सो हम लोग 9 प्रोडक्ट के साथ में इस बार आपकी सेवा में है। 8 प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सरप्राइज़ प्रोडक्ट आपके लिए इस बार दे रहे हैं, जो आज मैं आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो हम क्रॉप न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, हम ये दोनों सेगमेंट दे रहे हैं, बट यकीन मानिए जो भी नए इस कारवां के साथ में जुड़े हैं, जिन लोगों को एग्रीकल्चर का बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से करना है, वो लोग ये जान लें कि हम वृक्ष आयुर्वेदा कांसेप्ट से जो दवाइयाँ बनी है, ये 100% ऑर्गेनिक है, ये 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, इसमें किसी भी प्रकार का पॉइज़न नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये काम कैसे करते हैं? ये फ़ास्ट काम करेंगे। कभी भी आप किसी भी अपनी प्रोडक्ट का किसी भी केमिकल इनपुट के साथ में या केमिकल दवाइयों के साथ में कंपैरिज़न ना करें। क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड के रिजल्ट आपको इस छोर से आप उस छोर तक अगर स्प्रे करने चले गए, तो आपको ये पता चलेगा कि आप उधर से जब पीछे मुड़ के देखेंगे, तो आपको पूरे सुंडी या फिर कीड़े नीचे गिरे हुए दिखेंगे। बट आधे घंटे के बाद में वही सुंडी जो चक्कर आके नीचे गिरी थी, वो ऊपर जाके फिर से नुकसान करेगी। बट जब भी हम किसी पौधे के ऊपर में संरक्षण करने के लिए छिड़काव करते हैं, कीड़ा अपने आप नुकसान करने के लिए आपके छिड़काव किए हुए पौधे पे आएगा, नुकसान करने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम होगा। क्या होगा नुकसान? कीड़े जैसे नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ खाने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली उसकी गला चोक अप हो जाएगा, मैंडिबल्स चोक अप हो जाएँगे, मतलब मुँह बंद हो गया तो इसका मतलब है कि उसका खाना बंद हो गया। दूसरा इफ़ेक्ट कीड़े के साथ में ये होता है कि कीड़े को ब्रेन स्ट्रोक आता है और ब्रेन से रिलेटेड जो भी उसकी शरीर की क्रियाएँ हैं, ये क्रियाएँ पूरी तरीके से रुक जाती है और जो भी ऑपरेशंस उसके शरीर में चल रहे हैं, ये पूरे फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं। तीसरा इफ़ेक्ट कीड़े के साथ में ये होता है कि वो कीड़ा पैरालिसिस का अटैक आता है और उसका शरीर अपने आप डिसफंक्शन हो जाता है और चौथा इफ़ेक्ट उस कीड़े के साथ में ये होता है कि उसके शरीर से मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है और इस तरीके से कीड़ा इस मॉर्निंग में अगर आपने इस सुबह आपने अगर छिड़काव किया है, दूसरे दिन तक आपके 24 घंटे के अंतराल में आपको 100% कंट्रोल मिलता है। बट कीड़ा तब तक नुकसान नहीं करेगा जब तक वो आपके पौधों को खाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो खाने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो आपको आपके खेत पर ज़िंदा पाया जाएगा, बट वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा। जब भी वो नुकसान करने की कोशिश करेगा, 4 पॉइंट प्रोग्राम के साथ में उसका अंत तय है। हम किसी भी प्रकार से कोई पॉइज़न नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए जब भी आप आपके दिमाग में रखें, जब भी मार्केट में जाएँ, किसी भी केमिकल के साथ में आप इसका तुलना ना करें और तुलना जब भी करें, तो रिज़ल्ट के साथ में करें। क्योंकि हर दवाई का समय होता है रिज़ल्ट देने का और कौन-सी दवाई के साथ में कब छिड़काव किया जाए, इसका भी एक कैलेंडर होता है। आने वाले कुछ स्लाइड्स में आपको ये पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि अपनी कोई भी प्रोडक्ट के में कोई पॉइज़न नहीं है और ये 100% आयुर्वेदिक दवाई है जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी कंपनी जो फुल्ली आयुर्वेदिक दवाइयाँ खेती के लिए दे रही है, वो है यमाई लाइफस्टाइल। तो आपको अभी यकीन हो गया होगा कि जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ में आप इतना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, वो कंपनी का आपको प्राउड फ़ील होगा कि वो कंपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खेती के लिए दे रहे हैं। अगर इसमें कोई पॉइज़न नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, तो हमें जो एनपीओपी और एनओपी सर्टिफ़िकेशन कौन-सी कंपनी देती है, तो ये अप्रूव्ड बाय इकोसर्ट इनपुट्स हमें मिला हुआ है और ये एनपीओपी सर्टिफ़िकेशन आप आपकी अपेडा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगर अपेडा की वेबसाइट पे अगर कोई जाता है, तो अपनी कंपनी के नाम से सर्टिफ़िकेट पाया जा सकता है। इकोसर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी नहीं है, सर्टिफिकेशन इश्यूइंग एजेंसी है, बट हमें जो एनपीओपी सर्टिफिकेशन मिला है, ये अपेडा एक्रेडिटेड एजेंसी से मिला है। अपेडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है। हमारे ये जो एनपीओपी सर्टिफिकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ऑर्गेनिक
इनपुट्स के लिए पाया जाने वाला सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम अप्रूव्ड है। ये दोनों सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहे हैं, जो इकोसर्ट जर्मनी की तरफ से हमें ये दिए गए हैं। व्हाट टू डू विथ इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स? इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? इस प्रोडक्ट के बारे में, ये सीड के बारे में आप लोग जरूर समझें। इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स को पहले आपको समझना होगा कि ये इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स के मतलब ये सभी प्रोडक्ट्स क्या है। इसकी स्टडी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रोडक्ट्स को समझेंगे नहीं, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसमें कौन से हर्बल एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं, इनके लिमिटेशंस क्या है, इनकी डोजेस क्या होती है, इसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, ये दवाई का छिड़काव करने का समय क्या है, ये किन डोजेस में पाए जाते हैं, ये किन कॉम्बिनेशंस में दिए जाने चाहिए, इसका सही समय क्या होता है, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। बिफोर रिकमेंडेशन, मतलब आपको किसी भी किसान को जब भी आपको ये बताना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है, ये पूरा जो लेबल इसके सामने है या बोतल के ऊपर में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, उसमें हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, किन डोजेस में आपको देना है, ये सभी जानकारी आपको लेबल पे दी गई है। ये लेबल आप समझ ले, उसी के बाद आप कभी भी किसान को दे देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन इंग्लिश में दी गई है, तो आपका किसान अगर हिंदी है या फिर कोई और लैंग्वेज अगर जानता है, वो अगर इंग्लिश नहीं समझ पाता है, तो ये पूरी जानकारी आपको उसको लोकल लैंग्वेज में बतानी चाहिए। क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर, ये 1 एकड़ की दवाई हमने उसे दे दी थी, वो उसने 3 एकड़ में इस्तेमाल कर ली और रिजल्ट तो नहीं आया। अगर 1 एकड़ की दवाई है तो उसने 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना चाहिए। 1 लीटर की दवाई में क्या डोज़ देना चाहिए? कितनी दवाई कितनी बार छिड़काव करना चाहिए? कौन-सी दवाई किसके साथ में नहीं मिलानी चाहिए? कौन-सी दवाई के साथ में कौन-सी दवाई मिलानी चाहिए? ये सब बातों की जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर केयर के थ्रू अगर आप कोई भी खेती के अंदर में अगर जा रहे हैं, तो हम रीजनल लैंग्वेजेस में या फिर आपकी लैंग्वेज में, जैसे कोई जीरी में आप जा रहा है, कोई शुगर केन की खेती कर रहा है, गन्ने की खेती कर रहा है। आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी गन्ने की खेती शुरुआत हो चुकी है। तो गन्ने की खेती के लिए शुरुआत से लेके अंत तक एक क्रॉप शेड्यूल बनाया गया है। वो क्रॉप शेड्यूल आप लोग जानेंगे कि इसको आपको क्रॉप शेड्यूल्स किसान को शुरुआत से लेके अंत तक बताना है। किस प्रोडक्ट के बाद में, कितने दिनों के बाद में, कौन-सी दवाई, कितने डोजेस में आपको छिड़काव करनी है, क्यों करनी है, उसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, उसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है। ये सब बातें आपको किसान को बतानी है और शुरुआत से लेके अंत तक, जब तक उसकी उपज नहीं आती है, मिलती नहीं है, आपको उसके साथ में रहना होगा। क्योंकि 1 साल अगर आप किसान को सिखाओगे, तो सालों-साल वो किसान आपके साथ में जुड़ा रहेगा और आपका रीसेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और एक किसान 1 एकड़ में, इकोनॉमिक्स समझे, एक किसान 1 एकड़ में 1 सीज़न में करीबन 30 से 50,000 रुपया पर एकड़ खर्चा करता है। किसी भी प्रकार की खेती अगर वो करता है, तभी आप ये पाएँगे कि वो 30,000 से लेके 50,000 की खर्चा करता है और 1 साल में एक किसान कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीज़न की खेती करता है। मतलब एक कन्विंस किया हुआ किसान आपके लिए साल भर के लिए 90,000 से लेके 1,50,000 तक आपके लिए कस्टमर बनता है। और 1,50,000 का जब वो खर्चा करता है, तो 1 साल में एक किसान 1 एकड़ के पीछे में 1,50,000, तो आप समझिए कि एक डायमंड बनने के लिए आपको कितने किसानों को टैप करना है, कितने लेग में कितना बिज़नेस आपको करना है, कितनी बीवी अचीव करनी है। अगर एक किसान आपका कन्विंस होता है, उसे उपज आती है और वो सालों-साल आपका कस्टमर बनता है, तो अगले 10 साल तक आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। आपका रीसेल की प्रॉब्लम सॉल्व, और एक कन्विंस किया हुआ किसान 100 किसानों के बराबर होता है और 100 किसान 1000 किसानों के बराबर होते हैं और 1000 किसान 1,00,000 किसानों तक आपकी जानकारी पहुँचा सकते हैं। शुरुआत आपको करनी है, सक्सेसफुली आपको जाना है
और ये कारवां कभी भी रुकने वाला नहीं है। आपको बिज़नेस करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई और आके आपके एरिया में बिज़नेस ज़रूर करना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लॉन्ग टर्म के बिज़नेस के प्लान्स और प्रॉफिट्स यहीं से मिलेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्लांट प्रोटेक्शन की कोई भी रेंज किसी भी कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं, बट यकीन मानिए अपनी प्रोडक्ट रेंज में आप देखोगे आगे चल के कि यमाई वीर करके एक प्रोडक्ट है, यमाई सिट्रा करके एक प्रोडक्ट है और यमाई प्राउड करके एक प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट यमाई प्राउड का कभी भी यमाई सिट्रा या फिर यमाई वीर के साथ में कॉम्बिनेशन ना करें, या फिर उल्टा अगर आप समझे तो यमाई वीर या यमाई सिट्रा का कॉम्बिनेशन आप कभी भी यमाई प्राउड के साथ में ना करें। बट कोई भी प्रोडक्ट के साथ में आप यमाई स्प्रे प्लस का छिड़काव बहुत जरूरी है, वो कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। जो बातें आपको इंडिया एग्रो बिजनेस के पहले ये सब जरूर देखनी चाहिए। और अपने कोई भी प्रोडक्ट जनरली ये एग्रीकल्चर में देखा गया है कि गुल्ली डंडे के लिए या फिर खरपतवार जिस पंप से छिड़काव किया जाता है, उस पंप से कभी भी कोई भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट छिड़काव नहीं करनी चाहिए। वीडीसाइड जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में खरपतवार बोलते हैं या फिर हर्बिसाइड बोला जाता है इंग्लिश में। ये जो गुल्ली डंडे के लिए या फिर घास फूस के लिए या फिर आपका खरपतवार जो दवाई आप इस्तेमाल करते हैं, उसी पंप से आप कभी भी अपनी दवाइयों का छिड़काव ना करें। किसान को ये जानकारी ज़रूर दें कि खरपतवार के पंप अलग होते हैं और अपने पंप अलग होते हैं। अपने किसानों के बहुत सारी कंप्लेंट्स कस्टमर केयर के पास में इसी कारण आती है कि अपनी दवाइयों का छिड़काव करने के बाद में उसका खेत जल गया, उसके पत्ते झड़ गए, उसके फूल नीचे गिर गए और पता चलता है इंक्वायरी के बाद में कि किसान से जब पूछते हैं, हाँ जी, हमने तो 15 दिन पहले खरपतवार का इस्तेमाल किया था। अब अच्छी तरीके से पंप हमने धो लिया था और उसके बाद में आपकी दवाई डाल के हमने छिड़काव किया था। कभी भी वीडीसाइड या खरपतवार आपकी स्प्रे पंप से निकलते नहीं है। अगर आपने खौलते पानी से भी अगर पंप को धो दिया, तब भी इसके ट्रेसेस वहां से नहीं निकलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मट्टी में लिप्त हुआ पानी अगर आप पंप से डालते हैं और पंप को धोते हैं, तभी ये ट्रेसेस वहां से निकलते हैं। बट मट्टी कभी भी स्प्रे पंप पे नहीं डाली जाती है, क्योंकि आपके चोकअप हो सकते हैं पंप, इसलिए मट्टी नहीं डाली जाती। इसीलिए खरपतवार का पंप अलग से रखें। अपनी दवाइयाँ जब भी आप छिड़काव करने के लिए किसान को बताएँ, तो उसे पहले ये पूछे कि क्या ये पंप से कभी आपने खरपतवार का छिड़काव किया था? अगर उसने कहा हाँ, तो आप अपना दूसरा पंप इस्तेमाल करें या फिर उसे दूसरे पंप के लिए पूछे, ताकि हम 90% अपनी कंप्लेंट्स कम कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट्स हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं। और जब भी किसान किसानी करता है, तो आप स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हम बोलते हैं आपको, या फिर अपनी शॉर्ट शेड्यूल में हमने जो दिए हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो रिकमेंड की गई है, जो बताया गया है, इसी प्रकार से किसान को किसानी करने या खेती करने के लिए आप लोगों ने बताना चाहिए या फिर उसे आग्रह पकड़ना चाहिए। आपने ये तो क्या ट्रेंड आजकल मार्केट में चल रहा है, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। आपके सामने वाले लेटेस्ट अपडेट ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारे लोग आज की डेट में इतने सिंसियर हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना सिंसियर हो चुका है कि आप लोग जानोगे, आंध्र प्रदेश सॉरी तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट में एक प्रैक्टिस चल रही है इंडियन फार्मर्स का यूजिंग नेचुरल फार्मिंग। उन लोगों को यह पता चला है कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग बोलते हैं, उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, उसके उपज इतनी अच्छी है कि जो केमिकल के साथ में या फर्टिलाइजर के साथ में जो खेती कर रहे हैं, उससे डबल इनकम आई है। ये इक्रिसैट का रिजल्ट है। इक्रिसैट मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, जो पाटन चेरू में इक्रिसैट का जो ऑफिस है, उन रिसर्च स्टेशन ने, जो इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो रिसर्च स्टेशन ये बताता है
कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते समय आपकी उपज दुगनी कर सकते हैं, बशर्त आपके खर्चा भी आप कम कर सकते हैं। तो इतने अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आज आप जानोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप लोग अगर जानते हैं तो कारपोरेट लोग आज उतरे हुए हैं। वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं। आईटीसी जैसा ग्रुप, टाटा जैसा ग्रुप, रिलायंस जैसा ग्रुप, अडानी जैसा ग्रुप या फिर ऐसे विप्रो जैसा ग्रुप या फिर बॉम्बे टाइम जैसा ग्रुप, विमल जैसा ग्रुप, ये ब्रांड आप लोगों ने सुने होंगे। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने लैंड एक्वायर्ड किया है। बहुत सारे स्टेट में वो अपनी अलग-अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिसे कारपोरेट फार्मिंग बोला जाता है। ये सभी के सभी कारपोरेट फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इंपॉर्टेंस जानते हैं और ये जितनी भी फार्मिंग कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अगर आप पायोनियर वर्कर हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी रीजनल कंपनियां जो कारपोरेट फार्मिंग में उतरी हुई है, उनके साथ में आप टाई अप कर सकते हैं या फिर रिसर्च स्टेशन जहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे प्लांटेशन रिसर्च स्टेशन हो गया जो केरला में पाया जाता है या फिर स्पाइसेस रिसर्च स्टेशन हो गया जो चेन्नई में पाया जाता है या फिर सिक्किम में पाया जाता है, टी रिसर्च स्टेशन हो गया या फिर ऐसे जो गन्ना रिसर्च स्टेशन लखनऊ में पाया जाता है या फिर महाराष्ट्र में मांद्री में पाया जाता है। ऐसे जो रीजनल रिसर्च स्टेशंस होते हैं, उनके साथ में आप टाई अप करके आपके बिज़नेस किसानों तक पहुँचाए जा सकते हैं। अपने ऑनरेबल सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, वो खुद भी ये बोलते हैं, नीति आयोग के एक मीटिंग में उन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने आज की डेट में 25% ऑफ मिनिमम एग्रीकल्चर इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टेट लेवल। मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आपको कम से कम 25% एग्रीकल्चर लैंड, खेती योग्य लैंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंडर में लाना चाहिए। जिस स्टेट गवर्नमेंट में आप लोगों की पैठ है या फिर आपकी रीच है, वहां पर आप आपके प्रोडक्ट्स के बेच सकते हैं, उनकी लिस्ट में अपना नाम, रिकमेंडेशन में अपना नाम डाल सकते हैं और गवर्नमेंट सप्लाई का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। नीति आयोग के अमिताभ कांत ये हर प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, वो अगला बूस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से होगा। इतनी सारी बड़ी-बड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर में कारपोरेट लोग बड़ी-बड़ी खेती कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां आ रही है जो कारपोरेट फार्मिंग कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए हैं, वो लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया केमिकल के डिजास्टर को देख चुकी है। हमारी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंजाब से आज भी किसानों ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस नहीं जाना है। जितना पिछले 10 सालों में केमिकल फर्टिलाइजर का इनपुट ज्यादा इस्तेमाल होता था, आज भी पंजाब में उससे कई गुना बढ़ा है। बाकी स्टेट में कम हो रहा है, बट पंजाब में आज भी कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड की इस्तेमाल या फिर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है। इसीलिए वहां से कैंसर ट्रेन निकल रही है। आज हमने जमीनों को बेकार किया है, हमने हमारी वातावरण को बेकार किया है, एटमॉस्फेयर को बेकार किया हुआ है, वाटर टेबल को बेकार किया है, नदियों को बर्बाद कर दिया है, जमीनों को बर्बाद कर दिया है। आने वाली नस्लों के लिए हमने कुछ भी खाली नहीं छोड़ा है। हमने केमिकल इस्तेमाल करके हुए सब तरफ बर्बादी बर्बादी देखी है। ये बर्बादी रोकना चाहते हो दोस्तों, तो पायोनियर वर्कर बनो। यवा लाइफस्टाइल का जो सूत्र है, ऑर्गेनिक बनो, खुद भी बनो, पॉइजन फ्री फूड पूरी दुनिया को दो और यही सिलसिला, यही कारवां अगर अच्छे दिल से आप अगर करोगे तो भगवान भी आपके साथ में होगा और आपका बिजनेस डेफिनेटली बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ में है। दुनिया इंडिया की तरफ आज इस आस से देख रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत हमें क्या दे सकता है। हमारे यहाँ से आज हर चीज एक्सपोर्ट हो रही है।
पहले हम देखते थे आम हमारे यहाँ से जाते थे, फल जाते थे, सब्जियाँ जाती थी। बट आज की डेट में हम चावल भी एक्सपोर्ट करते हैं। ना, सिर्फ बासमती चावल नहीं, हम मसूरी भी, सांबा मसूरी भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम टुकड़ा बासमती भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम हर प्रकार का गेहूँ यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। हम गुड़ एक्सपोर्ट करते हैं, शक्कर एक्सपोर्ट करते हैं। हर कोई एग्रीकल्चर की चीज हम आज आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट करने वालों के लिए एक वरदान साबित होते हैं। अगर हमारे कोई भी किसान हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में अगर खेती करता है, तो इको सर्ट जर्मनी की तरफ से हम उनके खेतों को भी सर्टिफाई कर सकते हैं, बशर्ते पिछले 3 सालों से उन्होंने अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हो। 3 सालों के बाद में इकोसर्ट जर्मनी उनके प्रोडक्ट को, उनकी खेत को ऑर्गेनिक खेत करके सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में विथ सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट कर सकते हैं।